मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे उदासीनता वक्र की विशेषताओं की, जो हम पिछले वीडियो में दो विशेषताएं बता चुके हैं। पहली विशेषता तो मैंने आपको ये बताई थी कि जितना ज़्यादा ऊंचा उदासीनता वक्र होगा वो उतनी ही ज़्यादा संतुष्टि को दर्शाएगा। दूसरी विशेषता मैंने ये बताई थी आपको कि उदासीनता वक्र दाईं ओर नीचे झुकते हुए होते हैं। आज हम इसकी तीसरी विशेषता की बात करेंगे कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं। तीसरी विशेषता क्या है? तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं। अब आप कहेंगे कि उन्नततर का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर कोई ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है, ये x वस्तु, y वस्तु और ये चंद्रमा की तरह एक ग्राफ ऐसे बना हुआ है उल्टे चंद्रमा की तरह, तो ये आपका मूल बिंदु है। जो मैंने हमेशा ये बताया, ये मूल बिंदु है क्योंकि यहीं से ये रेखा x अक्ष और यहीं से y अक्ष निकलता है। सेम थिंग, अगर मूल बिंदु की तरफ इस तरीके से पीठ किए हुए है ग्राफ, तो इसका मतलब ये मूल बिंदु की ओर उन्नततर है, कॉन्वेक्स। ठीक है। और अगर ये मूल बिंदु यानी इस कोने की तरफ ऐसे दिखते हुए है तो हम इसे बोलेंगे ये नतोदर है, कॉनकेव। क्लियर? मूल बिंदु की ओर उन्नततर, मूल बिंदु की ओर नतोदर। अब आपका जो तटस्थ वक्र हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो कैसा है? वो मूल बिंदु की ओर क्या है? उन्नततर है। देखिए, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं, यानी कि इनकी ऐसे पीठ होती है, ये मूल बिंदु है, उन्नततर होते हैं। तो ये उन्नततर क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि जब उदासीनता वक्र पर मान लीजिए हम बिंदु लेते हैं A, B, C, D एंड E, ठीक है, ये बिंदु ले लिए हमने। ठीक है, उदासीनता वक्र की जो बेसिक बात है, जो हमेशा ही हम बात करते हैं, वो क्या है कि बिंदु A, B, C, D, E पर मिलने वाली संतुष्टि तो इक्वल है, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर जो वस्तुओं की मात्रा के संयोग हैं वो अलग अलग हैं। क्लियर? अब हम कहते हैं कि मूल जो तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु की ओर उन्नततर होता है। इसका क्या मतलब है और ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों नहीं होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है, एक टर्म काम करती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS, इसे MRS भी बोलते हैं। XY और MRS YX कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। अगले वीडियो में अगली विशेषता की बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है अब होता क्या है कि A से B पर जाएंगे, B से C पर जाएंगे, C से D पे जाएंगे, D से E पर जाएंगे, तो होगा क्या? आम का उपभोग बढ़ता जाएगा, पपीते का उपभोग घटता जाएगा। ठीक है, क्लियर? एक उपभोग बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, या एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरे की उपभोग की मात्राओं का त्याग करना पड़ रहा है। आम का उपभोग बढ़ाने के लिए हम पपीते को जो छोड़ रहे हैं उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आम की मात्रा बढ़ाने के लिए
या ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई पर जाने के लिए हमें पपीते के उपभोग को जो छोड़ना पड़ रहा है, उसे जो छोड़ने की दर है वो क्या है? वही है आम की पपीते के लिए प्रतिस्थापन की दर। अब मैं यहाँ पे सरलता के लिए आम और पपीता शब्द हटा देती हूँ, मैं यहाँ पर x और y वस्तु लिख देती हूँ। वस्तु x, वस्तु y, क्लियर। वस्तु x का उपभोग बढ़ेगा तो मूल बिंदु से इधर की तरफ चलेंगे, वस्तु y का उपभोग घटेगा तो ऊपर से मूल बिंदु की ओर चलेंगे। अब a से b, b से c, c से d, d से e जाने पर प्रतिस्थापन की सीमांत दर जो कि x की y के लिए है, x की y के लिए आप जब किताब पढ़ेंगे वहां पर भी आपको इसी तरीके से लिखा मिलेगा, x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इसका क्या मतलब है? जिसके आगे के लिए जोड़ा जा रहा है उसे छोड़ा जा रहा है, उसका उपभोग छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर हम y का उपभोग छोड़ रहे हैं और x का उपभोग बढ़ा रहे हैं, तो y के उपभोग को छोड़ने की दर वह है x की y के लिए प्रतिस्थापन की दर। और x की y के लिए प्रतिस्थापन की जो दर है, जो सीमांत दर है, वो होती है घटती हुई। x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, इसीलिए ये जो ग्राफ है वो मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। अब घटती हुई का क्या मतलब है, देखिए। देखिए, A बिंदु पर x का OX1, B पर OX2, C बिंदु पर OX3, Y पर OX4 और D पर और E पर OX5 मात्रा का उपभोग हो रहा है। OX1 मात्रा, OX2, OX3, OX4 और OX5 मात्रा का उपभोग हो रहा है, क्लियर। और A बिंदु पर y की OY1 मात्रा का उपभोग हो रहा है। अब आप देखिए, x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई कैसे होती है, या जिसको छोड़ा जा रहा है उसकी दर, छोड़ने की दर घटती हुई कैसे होती है। देखिए, प्रारंभ में a बिंदु पर उपभोक्ता उपभोग कर रहा है, जहां पर वह x की OX1 मात्रा और y की OY1 मात्रा उपभोग कर रहा है। उपभोक्ता को x की दोबारा उतनी ही मात्रा का उपभोग बढ़ाना है जितना वो पहले कर रहा था। तो जैसे ही वह x की मात्रा OX2 करेगा तो वह उदासीनता वक्र के बिंदु A से सरक कर बिंदु B पर आ जाएगा। और बिंदु B पर आने का मतलब ये है कि उसने x का उपभोग, देखिए बिंदु B पर आने का मतलब है कि उसने x का उपभोग तो OX1 से OX2 बढ़ा दिया है, लेकिन y का उपभोग घटाकर पहले OY1 कर रहा था, अब OY2 पर आ गया। इतना उपभोग उसने x का छोड़ दिया है। उपभोक्ता और ज्यादा x की मात्रा का उपभोग करना चाहता है तो उसे B से C पर आना पड़ेगा, यानी कि अब वह x की OX2 नहीं OX3 मात्रा का उपभोग करना चाहता है तो उसे C बिंदु पर आना पड़ेगा। और वह OX3 मात्रा का उपभोग करना चाहता है तो उसे y की मात्रा को छोड़ना पड़ेगा। तो मान लीजिए, अब जो y की मात्रा छोड़ी जाने पर स्थिति यह है, अब y की OY2 नहीं, सिर्फ OY3 मात्रा का उपभोग कर रहा है, क्योंकि उसने x की मात्रा को बढ़ाया है तो उसे y को तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें उस बात को भी ध्यान में रखना है कि प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता समान मिलती है। उपयोगिता समान तभी मिलेगी कि अगर आपने एक उपभोग बढ़ाया है तो दूसरा आपको घटाना पड़ेगा। इसी तरह उपभोक्ता आगे पुनः फिर वही प्रक्रिया करता है, फिर x का उपभोग बढ़ाता है तो उसे पुनः y का उपभोग घटाना पड़ेगा। अब y का उपभोग घटाकर OY4 पे आ जाता है, ठीक है। पहले OY1 पे था, फिर OY2 पे आया, फिर OY3 पे आया, OY4 पे आया। अब फिर से उपभोक्ता x का उपभोग बढ़ाता है, तो क्या किया उसने, फिर उसने कुछ मात्रा x की छोड़ी और y की छोड़ी, अब वो फिर x का उपभोग कर रहा है
तो अब वह ओ की वाई की ओ वाई 5 मात्रा पर आ गया। क्लियर? अब आपने यहाँ पर क्या देखा, x की समान मात्रा वो लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो उसे y की मात्रा लगातार छोड़नी पड़ रही है, लगातार छोड़नी पड़ रही है, लगातार छोड़नी पड़ रही है। लेकिन y को छोड़ने की दर पर अगर आप गौर करेंगे तो पहले क्या देखेंगे कि x को बढ़ाने के लिए पहले y की ये वाली मात्रा छोड़ी, फिर x को बढ़ाने के लिए y की मात्रा छोड़ी पर पहले की तुलना में थोड़ी कम छोड़ी, फिर x की मात्रा बढ़ाई तो y की थोड़ी छोड़ी लेकिन और भी कम छोड़ी, फिर उसने x का उपभोग बढ़ाया तो y को छोड़ा, थोड़ा और कम छोड़ा। और अगर वो दोबारा भी यही प्रक्रिया अपनाता है तो अब की बार तो वो y की केवल थोड़ी सी मात्रा छोड़ेगा जो लगभग यहाँ आएगा। तो आपने क्या देखा कि उपभोक्ता x का उपभोग बढ़ाने के लिए तटस्थ वक्र पर x का उपभोग बढ़ाने के लिए y को तो छोड़ता है, छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि समान संतुष्टि रखनी है, लेकिन y को छोड़ने की जो दर है वो दर क्या है, घटती जा रही है। प्रति इकाई x अगर हम इसे मान लेते हैं तो प्रति इकाई x के लिए पहले y ये छोड़ा, फिर इतना छोड़ा, फिर इतना छोड़ा, फिर इतना छोड़ा, फिर इतना ही छोड़ा। तो हम ये कहेंगे x की y के लिए, जिसके आगे के लिए शब्द आता है उसे छोड़ा जाता है, तो x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी है, घटती हुई है, क्योंकि y को छोड़ने की दर भी छोड़ तो रहा है लेकिन छोड़ भी धीरे धीरे रहा है, घटती हुई मात्रा में छोड़ रहा है। तो इसे हम बोलते हैं y की x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। अब देखिए बच्चों, हमारा मेन पॉइंट, तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नततर होते हैं, इस तरीके के होते हैं, पीठ दिखाते हुए होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि तटस्थ वक्रों पर x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर या y की x के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है, इसीलिए ये ग्राफ इस आकृति का होता है। अगर आप इसे उल्टी शेप में बढ़ा देंगे तो x की y के लिए प्रतिस्थापन की दर बढ़ती हुई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो छोड़ने की गति कम होती जा रही है। अगर आप इसे उल्टा बना के देखिएगा, आप ये वर्क करिएगा कि आप इसे उल्टा बनाइएगा और फिर समान मात्रा में x बढ़ाते जाइएगा, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा कि ये जो y की जो दर है छोड़ने की वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पे ये जो ब्लॉक ये छोटे होते जा रहे हैं, वहाँ पे ब्लॉक बढ़ते जाएंगे। चूंकि x की y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती होती है, इसीलिए ये ग्राफ ऐसा होता है, उन्नत दर होता है। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी विशेषता हो गई कि ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। अब हम इसकी चौथी विशेषता की बात करते हैं। अब इसकी जो चौथी और लास्ट विशेषता है वो ये है कि दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते हैं। क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली जो उपयोगिताएं हैं वो हमेशा समान रहती है, चाहे बिंदु ए लें चाहे बिंदु बी लें, ए और बिंदु बी पर मिलने वाली उपयोगिताएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ये बात क्लियर है। और दूसरी बात, ऊंचे उदासीनता वक्र पर हमेशा ही जो उपयोगिता है वो निचले उदासीनता वक्र की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर वस्तुओं के उपभोग की कुल मात्रा हमेशा ज़्यादा होती है। जैसे कि हमने ये दो उदासीनता वक्र बनाए हैं, IC1, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2। तो इंडिफरेंस कर्व 1 ये कहता है कि जो उपयोगिता बिंदु ए पर है वही उपयोगिता बिंदु बी पर है। इंडिफरेंस कर्व 2 ये कहता है जो उपयोगिता बिंदु सी पर है वही उपयोगिता बिंदु डी पर है। लेकिन दोनों की तुलना ये कहती है ए और बी पर जो उपयोगिता है उससे ज़्यादा उपयोगिता सी और डी पर है। क्यों? क्योंकि सी और डी तुलनात्मक रूप से ऊंचे उदासीनता वक्र पर स्थित है। क्लियर? बात समझ में आ गई है। इसी के कारण दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक ऐसा उदासीनता वक्र बनाएंगे, दो उदासीनता वक्र जो एक दूसरे को काटते हैं, फिर हम जो पैराडॉक्स, जो एक विरोधाभास उत्पन्न होगा उसे बताएंगे, फिर ये क्लियर करेंगे कि क्यों वो एक दूसरे को नहीं काटते हैं।
लेकिन उससे पहले आप इसको ध्यान में रखिए कि एक ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता समान है, लेकिन ऊंचा ग्राफ निचले ग्राफ की तुलना में हमेशा ज़्यादा उपयोगिता को दर्शाता है। अब हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें दो उदासीनता वक्र होंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। ये y वस्तु, ये x वस्तु, ये y, ये x, ये हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक ग्राफ हमने ये बना दिया। ये x अक्ष, ये x वस्तु और ये y वस्तु। क्लियर? अब IC2 और इसका नाम IC1 रख देते हैं। अब इस पर हम कुछ बिंदु पॉइंट आउट करेंगे, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि दो उदासीनता वक्र इस तरीके के कभी भी नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? पहली बात, हम इस उदासीनता वक्र पे सबसे पहले IC1 को देखते हैं। IC1 के जो दो बिंदु है वो कौन से? C और D। ठीक है, IC1 के दो बिंदु कौन से हैं? बिंदु C और D। C और D पर मिलने वाली उपयोगिता क्यों समान है? क्योंकि वो एक ही उदासीनता वक्र पर स्थित है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक उदासीनता वक्र पर कितने भी बिंदु ले लीजिए, सब पर मिलने वाली उपयोगिता इक्वल होती है। इसी तरीके से IC2 के दो बिंदु कौन कौन से हैं? बिंदु B और बिंदु A। B और A पर मिलने वाली उपयोगिता कैसी है? इक्वल है, बराबर है। ठीक है, एक तो कंक्लूजन हमने निकाल दिया ये। दूसरा कंक्लूजन, बिंदु B की तुलना में बिंदु D पर ज्यादा उपयोगिता है। आप केवल हाफ पार्ट को देखिए, बिंदु B पर मिलने वाली जो उपयोगिता है वो ज्यादा है बिंदु D पर। हाफ पार्ट को देखिए, बिंदु C पर मिलने वाली उपयोगिता ज्यादा है बिंदु A पर मिलने वाली उपयोगिता की तुलना में, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा है। अगर हाफ पार्ट को देखते हैं तो B की उपयोगिता ज्यादा दिख रही है क्योंकि B ऊंचा है। इधर वाले हाफ पार्ट को देखते हैं तो C पर उपयोगिता ज्यादा दिख रही है क्योंकि ये A से ऊंचा है। तो आप एक पैराडॉक्स हो रहा है क्या? एक तरफ B ज्यादा है D से, B ज्यादा है D से, और दूसरी तरफ C ज्यादा है A से। तो जबकि B और C दोनों की उपयोगिता बराबर है, C और A की उपयोगिता बराबर है, तो जब C और D की, सॉरी, अगर आप इसको ढंग से देखें तो C की उपयोगिता ज्यादा है A से और B की उपयोगिता ज्यादा है D से। ठीक है, और दूसरी तरफ C और D की उपयोगिता इक्वल है और A और B की उपयोगिता इक्वल है। तो यहाँ पर एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो B ज्यादा है D से, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से C ज्यादा है A से, जबकि C और D भी बराबर है और B और A बराबर है। तो एक तरीके से ये विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए बच्चों, दो उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं। तो अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगी कि एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं उदासीनता मानचित्र। बहुत ही इजी सी टर्म है, उदासीनता वक्र मानचित्र। जब बहुत सारे उदासीनता वक्रों को एक साथ एक ही पैनल में बना दिया जाता है तो इसे उदासीनता वक्र मानचित्र कहते हैं। क्लियर? उदासीनता वक्र मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर IC1, IC2, IC3, IC4 ये अलग अलग उदासीनता वक्र हैं जो एक ही पैनल में दर्शा दिए गए हैं। ये क्या बताते हैं कि IC1 की तुलना में IC2 के प्रत्येक बिंदु पर ज़्यादा उपयोगिता मिलेगी,
IC2 की तुलना में IC3 के प्रत्येक बिंदु पर उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी और IC3 की तुलना में IC4 पर ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी उपभोक्ता को। क्लियर? उपभोक्ता क्या चाहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगिता। तो उपभोक्ता की इच्छा ये होती है कि वो IC4 पर उपभोग करे, इसके किसी बिंदु पर उपभोग का अपना साम्य स्थापित करे, लेकिन उपभोग कहाँ होगा वो इस बात पे निर्भर करता है कि उसकी जेब में पैसे कितने हैं। सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा। ये तो एक तरीके से मार्केट में मिलने वाली सर्वोत्तम वस्तु है, ये उससे निकृष्ट, ये उससे निकृष्ट और ये उससे निकृष्ट वस्तु है। उपभोक्ता हमेशा सर्वोत्तम और ज़्यादा मात्रा में वस्तुएं चाहता है, तो वह IC4 पर जाना चाहता है, लेकिन वह किस उदासीनता वक्र पर उपभोग करेगा वो किस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी जेब में पैसा कितना है। इसके रिगार्डिंग जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो होगा बजट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।